नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ ऐसी एक कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, जिसका चर्चे आज हर जगह पे है। हर जगह पे क्यों है? सबसे पहली बात, कंपनी जिस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं मतलब जिस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, उस सेक्टर में कंपनी आज थर्ड पोजीशन में है, मार्केट कैप के वाइज़। और दूसरी बात, ये इंडिया के नंबर 1 ये इंडिया के नंबर 1 कंपनी का ही अ, एक सब्सिडरीज़ कंपनी है। और इस कंपनी को क्या किया? डीमर्ज किया गया और डीमर्ज करने के बाद मार्केट में लिस्टिंग भी किया। तो इस सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कंपनी का नाम सबसे पहले बता दूँ, कंपनी का नाम है रिलायंस। तो आप कहेंगे सर रिलायंस, रिलायंस ने कब डीमर्ज किया? हाँ, रिलायंस ने डीमर्ज किया किसको? रिलायंस ने डीमर्ज किया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को जब डीमर्ज किया गया और उसके हर रिलायंस के इन्वेस्टर को एक के बदले एक शेयर दिया गया। इसका मतलब मान के चलिए आपके पास रिलायंस का मान के चलिए 1000 शेयर था, तो उसके बदले रिलायंस जियो फाइनेंस का एक्स्ट्रा आपको 1000 शेयर मिल गया। तो ये दोनों बात अच्छा हुआ, ऐसे नहीं कि आपको अच्छा फायदा नहीं हुआ, ऑब्वियसली फायदा हुआ। तो कंपनी तो बढ़िया है, मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक चीज मैं बता दूं कि 1000 के बदले 1000 शेयर, आपके पास 100 शेयर थे, आपको 100 शेयर मिला, मतलब एक के बदले एक शेयर मिला। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कुछ दिनों से कमेंट करा था, सर कंपनी के ऊपर शेयर तो मुझे मिला, मगर कंपनी लगातार लगातार गिरते जा रहा है, तो क्या मैं कंपनी से एग्जिट कर लूं? देखिए, आज इस वीडियो से जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद इस कंपनी से बाहर जाने के लिए आप 2 बार सोचेंगे। तो बाहर होना ना होना आपके हाथ में होगा। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले दिखा दूँ, उसके बाद आप कुछ भी डिसीज़न ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में हमेशा दिया जाता है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलो एक-एक करके सारे डिटेल्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो पॉइंट्स क्या है? अगर ध्यान से देखेंगे कि अगर गूगल में सर्च करेंगे, तो मैं सर्च किया तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट मिला, बिजनेस टॉप बोलकर। यहाँ पे टॉप 10 फाइनेंस कंपनीज के बारे में बात करूँ, तो उनमें से सबसे बड़ा कंपनीज का नाम देखने को मिला बजाज फाइनेंस। आप सभी जानते हैं बजाज ग्रुप के दोनों ही कंपनी है, एक बजाज फाइनेंस और दूसरा बजाज फिनसर्व। तो दोनों ही बजाज ग्रुप के ही कंपनी है और इंडिया में टॉप 10 अगर एनबीएफसी भी देखेंगे तो एनबीएफसी में लिखना चाहता हूँ। एनबीएफसी देखेंगे, एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जो कंपनी फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं मगर बैंक नहीं है, तो उसको एनबीएफसी कहा जाता है। तो उस कैटेगरीज में भी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व नंबर 1 नंबर 2 में दिखेगा। अभी इस सेक्टर में दूसरे नंबर में कौन है? मथुर फाइनेंस। तीसरे नंबर में कौन है? एचडीबी फाइनेंस। उसके बाद फोर्थ नंबर में टाटा कैपिटल। उसके बाद है आदित्य बिरला। उसके बाद है चोला फाइनेंस। उसके बाद है एल&टी फाइनेंस। उसके बाद है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। उसके बाद महिंद्रा फाइनेंस। उसके बाद श्रीराम, जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, वो भी टॉप 10 के अंदर है। आप कहेंगे सर टॉप 10 तो आपने दिखा दिया, मगर यहाँ पे किसी भी जगह पे तो रिलायंस जियो का नाम नहीं आया। हाँ, नहीं आया क्यों? क्योंकि रिलायंस के अंदर ही वो था। अभी तक डीमर्ज नहीं किया गया। तो गूगल में अगर सर्च करेंगे तो अभी आपको टॉप 10 में नहीं दिखेगा। तो कुछ दिनों के बाद आपको टॉप 10 में उसका नाम ज़रूर दिखेगा। तो अभी रिलायंस जियो के बारे में डिस्कशन करूँ, मतलब रिलायंस जियो का नहीं, रिलायंस जियो फाइनेंस के बारे में बात करूँगा, माफ़ी चाहता हूँ। तो रिलायंस जियो जो फाइनेंस है, फाइनेंस सर्विसेज कंपनी है, ये भी एक एनबीएफसी कंपनी है। तो कंपनी को कोई छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना। लाखों करोड़ों का मार्केट कैप है इसका। लाखों करोड़ का मार्केट कैप है इसका। मैं अभी सब कुछ दिखाऊंगा। उससे पहले जो पॉइंट्स आपको दिखाना चाहिए वो सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखिए, इस कंपनी के जो सेक्टर वाइज जो कंपनी का फाइनेंस सेक्टर में आप देखेंगे, तो बजाज फाइनेंस, उसके बाद बजाज फिनसर्व, उसके बाद जियो फाइनेंस। तो जियो फाइनेंस का मार्केट कैप कितना है? 1,33,000 करोड़। और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का मार्केट कैप देखिए कितना बड़ा है। देखिए, एक बात भी मैं आपको बता दूँ कि बजाज फाइनेंस को मतलब ओवरटेक करना मार्केट कैप के हिसाब से, तो जियो फाइनेंस को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और ये भी आप बोल नहीं सकते कि जियो फाइनेंस ओवरटेक नहीं कर पाएँगे। फ्यूचर में ये दोनों कंपनी को बीट भी कर सकते हैं। क्यों? मैं प्रूफ भी दिखाऊँगा। तो देखिए, प्रूफ मतलब मैं कुछ डिटेल्स आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, आप सभी जानते हैं रिलायंस के रिलायंस रिटेल है, उसके साथ-साथ रिलायंस के डिजिटल है। अभी रिलायंस रिटेल रिजल्ट रिलायंस डिजिटल के बारे में क्यों बातचीत कर रहा हूँ?
देखिए, आप कोई भी रिलायंस डिजिटल से खरीदना चाहते हैं, मान के चलिए कोई भी रिलायंस रिटेल को छोड़ ही दीजिए, रिलायंस डिजिटल से कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए चाहेंगे, तो आपको फाइनेंस का ज़रूरत होगा। मान के चलिए आप कोई भी आईफ़ोन खरीदने के लिए जा रहा है और साथ ही साथ मान के चलिए कोई भी आप टेलीविज़न खरीदने के लिए जा रहे हैं जिसका कीमत 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। तो उस कीमत में आप तो कैश में नहीं खरीदारी करेंगे। आपके पास पैसा होने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टॉलमेंट में मतलब देखा जाए तो फाइनेंस के हिसाब से खरीदते हैं। तो इतने दिनों तक रिलायंस डिजिटल में क्या होता था कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और भी अदर्स जो कंपनी है वो उसके माध्यम से फाइनेंस किया जाता था। तो सोचिए आज रिलायंस खुद फाइनेंस कंपनी के ऊपर काम कर रहा है। क्या रिलायंस खुद चाहेंगे कि खुद के जो बिज़नेस है, खुद के जो रिटेल का बिज़नेस है, डिजिटल का बिज़नेस है, वहाँ पे दूसरे कंपनी को अंदर घुसने देंगे? जितने सारे लोग घुसे हुए हैं तो उसको तो बाहर करेंगे ही, उसके साथ-साथ वो सारे मार्केट को वो अकेला कैप्चर करेगा। तो सोचिए यहाँ पे कितना बड़ा पोटेंशियल है इस सेक्टर में। तो रिलायंस के खुद के घर में तो इंश्योरेंस है ही साथ उसको दूसरी जगह पे भी इंश्योरेंस मिलेगा। वो छोटे से छोटे जगह तक पहुँच जाएँगे क्योंकि आप खुद ही जानते हैं रिलायंस जियो जब मार्केट में आया था, 6 मंथ तक फ्री में सब्सक्रिप्शन दिया था हर किसी को, इंटरनेट और कॉलिंग का। तो उसके बाद क्या हुआ? मार्केट में कस्टमर एक्वायर किया, गाँव-गाँव तक पहुँचाया और आज रिलायंस जियो इंडिया के नंबर 1 टेलीकॉम सेक्टर है। तो रिलायंस जियो फाइनेंस का भी यही कुछ हालत होने वाला है फ्यूचर में। तो मेरे हिसाब से मैं ये बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई, फेडरल बैंक इस तरीके से बैंक क्या 60% ऑफ, 10% डिस्काउंट इस तरीके से जो चीज़ दे रहा है, तो क्या रिलायंस फाइनेंस नहीं दे पाएँगे? वो भी देंगे और वो खुद के बिज़नेस के ऊपर देंगे। तो सोचिए बाकी जितने सारे बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी इसके साथ इस सेक रिलायंस रिटेल डिजिटल के ऊपर बिज़नेस करते थे, तो उसका बिज़नेस तो कम होगा। धीरे-धीरे करके रिलायंस जो जियो फाइनेंस है, वो पूरे के पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को टक्कर देने वाला कोई आ चुके हैं। तो अभी टक्कर देंगे कि नहीं देंगे वो अलग बात है क्योंकि बजाज फाइनेंस बजाज ग्रुप को कोई छोटा-मोटा मत समझ लीजिए और बजाज फाइनेंस जिस तरीके से मैनेजमेंट काम करते हैं ना, मेरे हिसाब से बेस्ट मैनेजमेंट टीम है क्योंकि उसका बिज़नेस तो थोड़ा-सा नहीं, बहुत अलग तरीके से हट के करते हैं। तो मेरे हिसाब से उसको टक्कर देना भी रिलायंस के लिए महँगा पड़ेगा। तो फिर भी बाद में तो देखा जाएगा। अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, रिलायंस जियो फाइनेंस के ऊपर कुछ डेटा यहाँ पे पब्लिश किया गया। जब से रिलायंस जियो मार्केट में लिस्टिंग हुआ, तब से लेकर वो क्या कर रहा है, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाते जा रहा है। पिछले दिन मतलब फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, कंपनी ने अपर सर्किट लगाना स्टार्ट किया और अपर सर्किट लगाने के बाद एक मतलब मिडिल पोजीशन में क्लोजिंग हुआ। तो वो सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊँगा। अभी कहने का मतलब ये है कि लोग जो इस कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा जो उसको बेनिफिट मिला, जो मान के चलिए रिलायंस के ऊपर उन्होंने निवेश करके रखे थे 100 शेयर, तो उसको रिलायंस जियो में जियो फाइनेंस में उसको 100 शेयर मिला। तो वो बता रहे हैं कि सर लगातार गिरते जा रहा है, तो मैं तो सेल भी नहीं कर पा रहा हूँ उसको और मुझे लॉस हो रहा है। तो आपको लॉस कहाँ से हुआ? आपने तो वो शेयर अलग से खरीदारी भी नहीं किए और दूसरी बात आपको तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट को एन्जॉय करिए ना। और मेरे हिसाब से जो यहाँ पे गिर रहा है तो उसके पीछे कारण तो पहले पहले कारण तो समझिए, क्यों गिर रहा है? आपको क्या लग रहा है कि कंपनी में कुछ खराबी है तो इसलिए गिरा है? बिल्कुल नहीं। पहले मैं कंपनी का परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूँ। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए 1 लाख थर्ट मतलब 1,33,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और पीटीसी कितना है 5,300 कितना क्योंकि इतना हाई वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी के ऊपर लिस्टिंग किया गया और कंपनी को बोनस के हिसाब से एक्स्ट्रा शेयर दिया गया तो इसलिए पी रेशियो इतना हाई है। कोई बात नहीं, पी रेशियो आज नहीं तो कल करेक्शन हो जाएगा और एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। आरओसी आरओई तो उतना खास नहीं है क्योंकि देखिए कोई भी अगर मार्केट में शेयर को डीलिस्टिंग किया जाता है, जैसे देखिए मदारसन सुमी ने क्या किया, मदारसन सुमी वायरेंस को डीलिस्टिंग किया, तब भी उस कंपनी का हालत खराब हुआ था। आज देखिए वो टॉप लेवल में है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। अभी रही बात जो क्वेश्चन था कि सर इस कंपनी के ऊपर ऐसा क्या हुआ कि लगातार लोअर सर्किट लगते जा रहा है? देखिए सबसे पहले मैं आपको लोअर सर्किट लगने का जो मेन कारण है वो मैं आपको समझाता हूँ। लोअर सर्किट लगने का जो मेन कारण है, आप सोचिए रिलायंस क्या है? रिलायंस इंडिया के नंबर 1 कंपनी है और उसके ऊपर बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन भी निवेश करके रखे थे और बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनी भी निवेश करके रखे थे। 2 तरीके से म्यूचुअल फंड होते हैं, एक पैसिव म्यूचुअल फंड और एक एक्टिव म्यूचुअल फंड। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड में देखा जाए
तो मैं पहले एक बार बता दूं, पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। जितने सारे ईटीएफ फंड होते हैं, ईटीएफ मतलब जितने सारे इंडेक्स फंड होते हैं। इंडेक्स फंड मतलब मान के चलिए निफ्टी 50 के ऊपर, सेंसेक्स के ऊपर, बैंक के ऊपर, तो इस तरीके से जो आईटी के ऊपर, इस तरीके से जो मतलब ईटीएफ फंड होते हैं, जितने सारे इंडेक्स फंड होते हैं, तो उस इंडेक्स के ऊपर लोग निवेश करते हैं। और जो एक्टिव जो फंड्स है, एक्टिव फंड मतलब जितने सारे कोई भी स्मॉल कैप टाइप, मिड कैप टाइप कंपनीज के ऊपर निवेश करते हैं, लार्ज कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं, उसको एक्टिव म्यूचुअल फंड कहा जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट था, रिलायंस कहाँ पे था? रिलायंस एक निफ्टी 50 का एक पार्ट है। उसके साथ साथ सेंसेक्स 30 के ऊपर भी कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। तो एक ईटीएफ फंड के हिसाब से देखा जाए तो जहाँ पे रिलायंस के शेयर उसके पास थे, तो ईटीएफ फंड को क्या मिला? मान के चलिए ईटीएफ फंड के एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान के चलिए रिलायंस का 100 शेयर था, तो 100 शेयर में अब उसको जियो फाइनेंस का भी 100 शेयर मिल गया। तो उसको तो रहना है मतलब रिलायंस के ऊपर ही, उसको तो रहना है इंडेक्स फंड के ऊपर। तो वो जियो फाइनेंस का मतलब जो शेयर है उसको नहीं रख पाएंगे, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ा? बेचना पड़ रहा है। तो जब इतने बड़े फंड हाउस जब इतने क्वांटिटी माल बेचेंगे तो वो लोअर सर्किट तो लगते ही जाएगा ना। तो इसीलिए लोअर सर्किट लगते जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि कंपनी में कुछ खराबी है तो इसलिए गिरते जा रहा है। आप चीजों को समझिए, चीजों को जांच करिए। गूगल में सब कुछ मिलेगा। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मेरे वीडियो देखिए, और आपको मेरे वीडियो से नहीं, किसी भी जगह पे वीडियो देखिए, स्टडी करिए, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। एक्चुअली किस कारण के बेसिस में गिरावट है वो तो समझिए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी तो बेस्ट है। क्योंकि बेस्ट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिलायंस के साथ जुड़े हुए कंपनी से। दूसरी दूसरी बात, कंपनी इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एनबीएफसी है। शायद आज कंपनी का परफॉर्मेंस उतना खास ना लगे। अपकमिंग कुछ 2 से 3 ईयर 3 साल के बाद आपको इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा। ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ 5 साल में अच्छा खासा दिखा। करंट सिनेरियो में उतना खास नहीं है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में उतना जानकारी मैं नहीं दूंगा। क्योंकि कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो आप कहेंगे सर कंपनी तो बेकार है। कंपनी कुछ भी बेकार नहीं है। कंपनी का बिजनेस को समझिए। कंपनी लिस्टिंग होने के बाद कभी कोई शेयर रॉकेट नहीं बनेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। अभी रही बात इस कंपनी के कुछ अपडेट्स के बारे में, जैसे मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, तो जब लिस्टिंग हुआ, इसका लिस्टिंग दिन में ही आपको लिस्टिंग देखने को मिला 260 में ओपन हुआ। और क्लोजिंग कहाँ पे हुआ? लोअर सर्किट बनाकर 249 में क्लोजिंग हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे में लोअर सर्किट, उसके बाद लोअर सर्किट, उसके बाद लोअर सर्किट। और देखिए मतलब फ्राइडे के दिन यहाँ पे क्या हुआ? अपर सर्किट देखने को मिला था। उसके बाद क्लोजिंग हुआ। एटलीस्ट अगर आपको मैं मार्किंग कर दूं तो एंटी लेवल से मैं अगर यहाँ तक देखूं तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास में क्लोजिंग हुआ। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि जितने लोगों को माल बेचना था वो तो माल बेच चुके हैं। अभी जितने लोगों को खरीदना है वो तो जरूर खरीदेगा ना। क्योंकि देखिए पब्लिक तो मतलब चिंता में है कि मेरा शेयर, जब मुझे प्रॉफिट इतना मिला था, मैं प्रॉफिट नहीं ले पाए, तो मुझे लॉसेस हो रहा है। लॉसेस मतलब मुझे जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी देखिए शायद और भी करेक्शन हो इस कंपनी के ऊपर। मैं बहुत बुलिश हूँ। क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल के साथ साथ कंपनी की किस कारण के वजह से गिरावट हो रहा है वो समझिए। आज सोचिए फ्राइडे के दिन जब बाइंग हुआ था कितना हाई वॉल्यूम के साथ, इसका मतलब सेलर से कई गुना ज्यादा बायर एक्टिव था। तो इस तरीके से ट्रेड आपको दिखेगा। और यहाँ पे जो जो अपर हाई है उसको भी ब्रेकआउट करेगा और बड़ा धमाका दिखेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और इस वीडियो को कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना। मेरा काम है आपको सारी चीज को समझाना, सिखाना, दिखाना। और बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से काम करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।